हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे नागरिक शास्त्र में बताएंगे कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सत्य की साझेदारी पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब हम जो है फेडरलिज्म जो दूसरा अध्याय है उसको हम पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि संघवाद में किस तरह से सरकारें काम करती हैं, किस तरह से सरकारी व्यवस्था को सारी संचालित करने का काम करती हैं, उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जा सकता है, उसी को हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है कि देखेंगे संघवाद किसे कहते हैं। क्या होता है? फेडरलिज्म, सरकार का वह रूप जिसमें आप देखेंगे शक्तियों का विभाजन जो होता है दो स्तरों में होता है। मतलब क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों में होता है, उसी को हम संघवाद कहते हैं। या आप देखेंगे कह सकते हैं सरकार का वह रूप जिसमें शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार किसमें होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। अर्थात मतलब सरकार का वह रूप जो जिसमें आप देखेंगे शक्तियों का बंटवारा जो होता है राज्य और सरकार और केंद्र सरकार के बीच होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? संघवाद कहते हैं। इसमें आप देखेंगे आमतौर पे क्या होता है कि आमतौर पे आप देखेंगे जो संविधानिक शक्तियों का साझा करता है या संविधानिक शक्तियां जो होती हैं वह एक दूसरे के साझा से बनी होती हैं, मतलब हिस्सेदारी होती है, उसी को हम कहते हैं। आप देखेंगे क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। इस तरह से आप देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार मिल करके जो है सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक से अधिक स्तर हो सकते हैं और दो से अधिक स्तर भी हो सकते हैं। ऐसी जहाँ पे सरकार होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। मतलब इसमें शक्तियों का वितरण जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है या उससे अधिक, मतलब आप देखेंगे अगर जोड़ेंगे तो स्थानीय स्वशासन आ जाएगा। मतलब इसमें कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन जो होता है एक या अधिक जो है सत्ता के रूप में होता है, उसी को हम कहते हैं संघवाद कहते हैं। अभी आप देखेंगे संघवाद के बारे में जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे फीचर ऑफ जो है आप देखेंगे फेडरलिज्म, जो इसकी विशेषताएं कुछ है हम आपको बताएंगे। जैसे आप देखेंगे दो स्तरीय सरकार, क्या होता है इसमें? दो स्तरीय सरकार, यानी आप देखेंगे कहा जाता है दो स्तरीय का मतलब होता है इसमें जो है शक्तियों का वितरण जो होता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। मतलब इसमें जो पहले में आप देखेंगे शक्तियों का वितरण जो होता है केंद्र सरकार, इसमें देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राज्य सरकार, यानी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे इनका जो शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी दो स्तरों में होती है। पहला पॉइंट क्या पड़े? दो स्तरीय सरकार, इसकी विशेषता। और ये परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में आते हैं कि संघवाद किसे कहते हैं तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें कम से कम 4 पॉइंट अपने दिमाग में समझना होगा कि ये पॉइंट क्या हैं। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट हमने बताया कि दो स्तरीय सरकार, 2 टायर गवर्नमेंट। आप देखेंगे क्या होता है? 2 टायर गवर्नमेंट, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? दो स्तरीय सरकार कहते हैं। जो केंद्र सरकार आप देखेंगे इसका मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है, सारे देश की व्यवस्था को देखता है, और राष्ट्रपति होते हैं। और बाकी आप देखेंगे राज्य सरकार का जो मुखिया होता है आप देखेंगे वह मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल लोग द्वारा शासन संचालित किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम समझ गए संघवाद में शक्तियों का वितरण जो है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होता है और यह दो स्तरीय सरकार कहलाती है, केंद्र और सरकार, राज्य सरकार। तो यह समझ में आ गया पॉइंट दो स्तरीय सरकार का। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है शक्तियों का वितरण। इसमें क्या होता है आप देखेंगे कि शक्तियों का वितरण जो होता है, जैसे अलग अलग सरकारें जो होती हैं वह एक ही नागरिक समूह पर कार्य
करती हैं। मतलब सरकारें अलग अलग होती हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग होंगी, लेकिन वह एक ही व्यक्ति या नागरिक के समूह पर जो कार्य करती हैं, यानी एक ही नागरिक के समूह को पर संचालित होती हैं। सभी शक्तियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर नागरिकों की सुविधा के लिए वे लोग बनाई जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे जो अलग अलग सरकारें होती हैं, इसमें शक्तियों के वितरण में अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, लेकिन आप देखेंगे इनका जो है कार्य जो होता है अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे टैक्स का, कर वसूलने का कार्य होता है, और आप देखेंगे उनको कानून बनाने का अधिकार अलग है, और जो है प्रशासन करने का अधिकार अलग अलग तरीके से वे लोग अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, चलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसे हम कहते हैं शक्तियों का वितरण। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आप देखेंगे यह क्या होता है, यह दो तरह से होता है कि इसमें अलग अलग सरकारें होती हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे वह अलग अलग तरीके से अपने कार्यों को करती हैं। कर वसूलने का, टैक्स लगाने का, जितने भी शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं सब अलग अलग एक ही नागरिक समूह के लिए कार्य करती हैं। उसी को हम कहते हैं शक्तियों का वितरण। ठीक, अगला हम समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे, तीसरा देखेंगे समान स्तर क्या होता है। क्या होता है जो इक्वल फूटिंग, क्या होता है इक्वल फूटिंग में मतलब आप देखेंगे कि समान स्तर में कि संविधान में मौलिक अधिकार अगर प्रावधानों को किसी एक प्रकार से आप देखेंगे एक ही स्तर अकेले कोई, मतलब जैसे कोई समान स्तर का मतलब होता है कि हमारे सरकार में चाहे देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार में किसी एक ही, जैसे कोई भी हमारे संविधान में जितने भी मूल अधिकार हैं या जितने भी नियम मतलब बनाए गए हैं, जितने भी संविधान में लिखित हैं, कोई भी अगर नियम कानून को संशोधन करना होता है उसमें क्या होता है कि सबको समान स्तर दिया जाता है। क्या होता है समान स्तर का मतलब होता है सबको समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर कोई भी कानून बनेगा, कोई भी मतलब जो है एक ही अपने सहमति से, एक लोगों के सहमति से नहीं बल्कि दोनों लोग के सहमति से ही वो कानून को सही तरीके से बना करके देश की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। और अकेले कोई चाहे अगर हम कानून को सही कर दें तो ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है। लोगों को समान स्तर दिया गया, समान तरह से लोगों को शक्तियाँ प्रदान की गई है और समान लोगों के अधिकार हैं, राइट हैं। इस कारण से लोग दोनों मिल करके अगर कोई कानून संशोधन करना है, कोई बनाना है, तो हमारे सरकार के द्वारा यह अलग अलग सरकारें जो है मिलजुल करके कानून का निर्माण करती हैं। इसी को हम कहते हैं समान स्तर, इक्वल फूटिंग। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट में क्या कहा गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। इसमें आप देखेंगे क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका में आप देखेंगे जो अदालतों को विभिन्न स्तर की सरकारों को क्या अधिकारों की व्याख्या करता है और मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। यानी जो हमारी जो अदालतें हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह हमारे देश के संविधान का संरक्षक कहा जाता है और यह सभी लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। और आप देखेंगे यह चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करती है, सबको संरक्षण प्रदान करती है और जितने भी नागरिकों के मूल अधिकार हैं सबको वह समान लोगों को अच्छे तरीके से उनका न्याय करती है। इस तरह से हमारे एक तरह से एक कह सकते हैं कि मतलब वह देख रेख करती है एक तरह से गार्जियन के रूप में, और यह स्वतंत्र होती है। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह फ्री, मतलब फ्री, किसी से कोई मतलब इसके ऊपर दबाव नहीं रहता। हमारे देश में कोई भी आप देखेंगे यह इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, किसी प्रकार से इसमें किसी को डर नहीं होता है। ये जो है स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। अब आप देखेंगे यह जो है हमारे जो सरकार का तीसरा प्रमुख अंग है न्यायपालिका। इस तरह से दोहरे उद्देश्य, डुअल पर्पज में आप देखेंगे, पर्पज में क्या होता है मतलब इसमें क्या होता है ये देखेंगे। इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे दोहरे उद्देश्य को लेकर का मतलब होता है कि एकता को बनाए रखती हैं। क्या करती हैं, एकता को बनाए रखती हैं और क्या करती हैं, उसको जो है आगे उसको सही तरीके से चलाने का प्रयास करती हैं। हमारे जो है क्या हैं दोहरे उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था होती हैं एकता को कायम करती हैं। और आप देखेंगे
उसे और एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं और अपने विभिन्न क्षेत्रीय जो है विविधताओं को जो आप देखेंगे सही तरीके से उनको जो है आगे समान स्तर से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो उनके अंतर्गत कमियां होती हैं उनके दूर करने का प्रयास जो है यह सरकारें जो है करती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि दोहरे उद्देश्य क्या होते हैं कि जो है आप देखेंगे हमारी एकता को सुरक्षा प्रदान करती है और क्या करती है कि हमें जो विभिन्न क्षेत्रीय जो है समानता स्थापित करने का सम्मान प्रदान करती है, पूरा सम्मान करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके दोहरे उद्देश्य मतलब डुअल मतलब आप देखेंगे दोहरे उद्देश्य को लेकर के हमारी सरकारें जो होती हैं कार्य करती हैं। नागरिकों को किस तरह से एकता स्थापित किया जाए, लोगों को विभिन्न विविधताओं को मतलब समान रूप से एकता प्रदान की जाए, इस तरह से कार्य करने का प्रयास करती हैं। इसी को हम कहते हैं दोहरे उद्देश्य कहते हैं। तो एक बार और हम देख लेते हैं संघवाद के बारे में कि संघवाद सरकार का वह रूप होता है, संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के मध्य बंटवारा होता है और इसी को हम कहते हैं संघवाद कहते हैं। और यह हमेशा आमतौर पे आप देखेंगे इसमें शक्तियों का साझा होता है। इस तरह से यह सरकारें जो हैं एक से अधिक स्तर भी हो सकते हैं, दो से अधिक स्तर भी हो सकते हैं, शक्तियों का साझा करके ही आप देखेंगे सही तरीके से सरकार को चलाने का काम करती हैं। आपको बताया गया कि सत्य साझा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यह लोकतंत्र में आप देखेंगे जो सत्ता की साझेदारी होती है वह एक तरह से बहुत अहम भूमिका निभाती है। मतलब सत्य की साझेदारी लोकतंत्र में उसको आत्मा तक कहा दिया गया कि अगर आत्मा वो मानी जाती है, अगर साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र जो चलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से हमारे संविधान में आप देखेंगे संघीय सरकार की व्यवस्था बनाई गई कि शक्तियों का साझा होता है, लोगों को तक आसानी से सुविधाएं जो है पहुंचाई जा सकती हैं। इस कारण से यह इसे हम कहते हैं संघवाद और यह पूर्ण रूप से लोगों को सभी लोगों के अधिकारों को देखते हुए यह कार्य करती है। इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा में आते हैं कि संघवाद की विशेषता क्या होती है कि इसमें क्या होती है दो स्तरीय सरकार टू ट्राइज गवर्नमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यह सरकारें जो होती हैं जो टू ट्राइज गवर्नमेंट एक से अधिक सरकारें हो सकती हैं। जैसे इनका बंटवारा आप देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में कर दिया जाता है। तो इसमें शक्तियों का विभाजन हो गया। शक्तियों का वितरण आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है कि इसमें जो है अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं जो हैं मतलब अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं। क्या करती हैं? एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं। और उसमें क्या है जैसे जितने भी कार्य होते हैं अलग अलग सरकारों के, वह कर वसूलना, टैक्स लगाना और इस तरह से प्रशासन करना, जितने भी मतलब उनसे संबंधित नियम कानून होते हैं उन लोगों के अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से शक्तियों का वितरण आप देखेंगे जो है अलग अलग तरीके से होता है। समान स्तर में आप अगर देखेंगे कि समान स्तर में क्या होता है कि संविधान के अगर देखेंगे संविधान के मौलिक अधिकारों में या मौलिक नियमों में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है तो उसमें आप देखेंगे केवल एक ही स्तर को नहीं बल्कि दो स्तरीय सरकारें अगर हैं तो उनको दोनों को नियम कानून में संशोधन करने का अधिकार होता है बराबर। इसमें अगर एक ही व्यक्ति चाहे अगर कोई नियम कानून सही कर ले तो वह नहीं हो पाएगा। इसीलिए समान स्तर होते हैं इनके। स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप देखेंगे क्या होती है हमारे देश की जो है न्यायपालिका जो होती है सरकार का तीसरा प्रमुख अंग होता है। यह लोगों को न्याय करने का जो है सही तरीके से और संविधान का संरक्षक कहा जाता है, सबका जो व्याख्या करती है, लोगों के अधिकारों को सही तरीके से दिलाने का कार्य करती है और सभी शक्तियों को चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की शक्तियाँ हों उन लोगों को जो है व्याख्या सही तरीके से करने का कार्य कौन करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। इसके बाद दोहरे उद्देश्य में डुअल पर्पज में आप देखेंगे कि क्या होता है कि हमारी जो सरकारें होती हैं इस प्रकार की सरकारें शासन व्यवस्था में इसका दोहरा उद्देश्य होता क्या होता है आप देखेंगे लोगों की नागरिकता और एकता को बनाए रखना और क्या करना और उसको आगे बढ़ाना और सही तरीके से आप देखेंगे क्षेत्रीय विविधताएं जो होती हैं उनका पूरा सम्मान करना होता है। जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं
अलग अलग तरीके से लोग अपने आप देखेंगे, अलग अलग तरीके से बातचीत करना, वेशभूषा अलग अलग तरीके से कार्य करना, वह उन सभी लोगों का जो है सम्मान करता है। यह हमारी संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता होती है, दोहरे उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि, और ये भी आप देखेंगे परीक्षा के दृष्टि से जो है क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको पढ़ना ही है। और यह चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है संघवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप ज़रूर याद कर लेंगे कि संघवाद किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो, इसके बाद हम अगला देखेंगे कि संघवाद जो हमारे देश में किस तरह से हमारे शक्तियों का बंटवारा, संघवाद भारत में शक्तियों को किया गया है, संघीय शासन व्यवस्था में कि शक्तियों का बंटवारा आप देखेंगे किस तरह से किया गया, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया है कि संघवाद किसे कहते हैं और संघवाद की विशेषता बता दिया। अब आगे हम संघवाद भारत में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, किस तरह से कार्य करती हैं हमारी सरकारें। अब आप देख लीजिए, जैसे आप देखिए संघीय, भारत में संघीय व्यवस्था, इसमें आप देखेंगे भारत में जो संघीय व्यवस्था है, यह आप देखेंगे 3 सूचियों में इसको बांट दिया गया है। कितने सूची में बांटा गया है? 3 सूची में बांट दिया गया है। एक आप देखेंगे संघीय सूची होती है, संघीय सूची। दूसरा आप देखेंगे राज्य सूची। तीसरा आप देखेंगे जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इस तरह से आप देखेंगे कितने सूची हो गई? 3 सूची हो गई। आप देखेंगे इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और आप देखेंगे लिस्ट, अब इसको कहते हैं कंक्यूरेंट। आप देखेंगे इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखिए यह आप देखेंगे संघीय सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। इस तरह से आप देखेंगे यह 3 सूचियों में बटा होता है। इसमें आप देखेंगे जब हमारा इसमें वर्तमान में कितने थे? इसमें 97 विषय थे, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 100 विषय हो गए, 100 विषय रखे गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे पहले 66 विषय थे, अब इसमें आप देखेंगे 61 विषय हैं, 61 हैं। और इसमें आप देखेंगे पहले 47 थे, अब इसमें कितना हो गया? 52। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ हमारे संघीय सूची में अब किस एक एक करके हमको इसमें देखना पड़ना है कि संघीय सूची किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? संघीय सूची किसे कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए इस सरकार को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और वह अलग अलग तरीके से अपने नियम कानून बनाती हैं और वह कार्य करती हैं। तो इसमें आप देखेंगे संघीय सूची में, यह बहुत परीक्षा में भी आता है कि संघीय सूची को कितने भागों में, संघीय व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे संघीय सूची, आप देखेंगे इसमें जो है संघीय सूची का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है इसमें, कि जहाँ पर केंद्र सरकार सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम कानून बनाती है और सबको ध्यान में रख करके कार्य करती है, उसी को हम कहते हैं संघीय सूची। यानी केंद्र सरकार को पावर होती है। जैसे हमारे देश की बात ले लीजिए भारत में, तो हमारे देश का जो केंद्रीय सरकार होती है वह पूरे भारत के लिए जो है जो भी नियम कानून बनाएगी
सभी राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून होगा और उसको लागू करेगी और उसी विषयों पर वह कार्य करती है जो उसे अधिकार केंद्र सरकार को हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे 100 विषय रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे रक्षा, जैसे आप देखेंगे कुछ इसमें जो है, जैसे आप देखेंगे रक्षा विभाग हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार हो गया, डाक व्यवस्था हो गई, और आप देखेंगे बैंकिंग हो गया, रेल हो गया। यह जितने भी आप देखेंगे, यह जितने भी हैं, यह सभी आप देखेंगे, यह रक्षा विभाग, विदेशी मामले, संचार, डाक व्यवस्था, बैंकिंग, रेल सेवा कि मतलब जो केंद्र सरकार पूरे देश की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए कार्य करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघीय सूची। आपको समझ में आ गया होगा संघीय सूची किसे कहते हैं, कि जहाँ पे केंद्र सरकार अपने देश की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानूनों का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संघीय सूची कहते हैं। इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 97 विषय रखे गए हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 100 विषय हैं। इसमें रक्षा, विदेशी, संचार, डाक, बैंकिंग, रेल। अब इसमें आप देखेंगे बहुविकल्पी के रूप में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ देगा संघीय सूची के विषय कौन कौन से हैं। तो इसमें रक्षा दे देगा, विदेशी मामले देगा, संचार देगा, डाक व्यवस्था देगा, बैंकिंग देगा, और इसी में से आपको अगर पढ़े रहेंगे कि केंद्र सरकार के विषय में कौन कौन आते हैं, तो उनको आप सही तरीके से आप टिक लगा लेंगे। आ गया समझ में। अब हम आगे देखते हैं कि राज्य सूची, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कि मतलब वे राज्य सरकार में आप देखेंगे कि राज्य सरकार अपने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार को अधिकार होता है कि उनके पास पावर होती है कि उस विषय पर वह कानून बनाएं जो उस राज्य के लिए आवश्यक हो, और उसी को हम कहते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय में आप देखेंगे पहले जो संविधान में 66 थे, लेकिन इसमें 5 जो है संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको हटा दिया गया, 5 निकाल कर दिया गया है। तो इस तरह से अब कितने यहाँ पे बच गए हैं, तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे 61 विषय रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे लोक सेवा, इसमें कौन कौन से हैं, लोक सेवा हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया। तो इस तरह से लोक सेवा, पुलिस आप देखेंगे। इसके बाद देखेंगे भू राजस्व हो गया, इसमें भू राजस्व भी आ सकता है, भू राजस्व। तो इस तरह से यह सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, राज्य सूची इस पर जो कानून बनाती है अपने राज्य के लिए शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, इसी को कहते हैं आप देखेंगे लोक सेवा, कृषि, पुलिस, राजस्व। इसके बाद हम अगला देखेंगे समवर्ती सूची में क्या होता है कि कॉन्करेंट ऑपरेटर लिस्ट आप देखेंगे। इसमें क्या होता है कि वे सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके मतलब देश की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून बनाते हैं, जो भी विषयों पे कानून बनाएंगे उसी को हम कहते हैं समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आप देखेंगे कि वे मतलब उसे कहते हैं समवर्ती सूची जहां पर राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार मिल करके आप देखेंगे नियम कानून का निर्माण करती हैं, यानी C+S सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इक्वल टू आप देखेंगे तो समवर्ती हो गया, कॉन्करेंट। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे अगर नियम कानून दोनों मिल करके अगर दोनों बनाएंगे तो यह कहलाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची कहलाता है। इसमें आप देखेंगे जो विषय आते हैं कि इसमें आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, इसमें क्या हो गया, शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, और आप देखेंगे शिक्षा, विवाह, और जैसे कुछ और विषय आप देखेंगे रखे गए हैं। इसमें वन्य जनसंख्या नियंत्रण, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण,
नियंत्रण, इस तरह के जो विषय रखे गए हैं उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, उसे हम समवर्ती सूची कहेंगे। तो एक बार और नज़र से देखते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसको किस तरह से कार्य करती है। हमारी संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे यह 3 भागों में बांट दी जाती है। 3 भागों में इसका सूची लिस्ट तैयार की जाती है, विषय बनाने के कानून, कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो संघीय सूची में आप देखेंगे जो होती है, इसमें जो है पावर होती है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वह सभी नियम कानून जो बनाएगी पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, संघीय सूची कहेंगे। और इसमें पहले जब हमारा संविधान बना 57 विषय थे, अब वर्तमान में आप देखेंगे 100 है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण आपको दे देगा, इसको याद रखना होगा परीक्षा में। रक्षा, विदेशी मंत्रालय, संचार, डाक, बैंकिंग, रेल सेवा, जितने भी आप देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है, नियम कानून बनाए जाते हैं, उसको हम संघीय सूची के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे 66 विषय पहले थे। कि राज्य सूची क्या होता है, कि राज्य सूची उसे कहते हैं कि जहाँ पर वे राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार जो है नियम कानून का निर्माण करती है राज्य के विकास के लिए, उसी को हम कहते हैं राज्य सूची। और इसमें देखेंगे जैसे लोक सेवा, कृषि, पुलिस, भू राजस्व की सारी व्यवस्था जो कार्य करती, परिवार, पुलिस, कृषि, राजस्व, आयकर से लेकर के जो भी इसमें संबंधित हैं, उत्पादन शुल्क से लेकर के राज्य के, यह सभी कार्य जो है काउंट करती है, नियम कानून बनाने का कार्य करती है राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कि मतलब उसके कहते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल करके जो कार्यों का निर्माण करती हैं, कानून बनाती हैं, उसी को हम कहते हैं कंक्यूरेंट यानी समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें आप देखेंगे शिक्षा, विवाह, वन, जनसंख्या नियंत्रण, इस तरह से जो विषय रखे गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि समवर्ती सूची। तो इस तरह से आज हमने देखा कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की विशेषता हमने आपको बताया। फिर संघवाद में आप देखेंगे किस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था जो है अपने 3 सूचियों में बटी होती है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से अगर समवर्ती सूची का वर्णन करने के लिए आता है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का, तो इसको आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना होगा। और यहीं से क्वेश्चन भी बहुविकल्पी बनते हैं कि कौन, अगर मान लीजिए अगर पूछ देगा कि जो है शिक्षा दे देगा कि किस विषय के अंतर्गत रखा गया है, तो आप देखेंगे राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषय संघीय सूची दे देगा और आपको पहचानना होगा कि शिक्षा का किसका विषय है, तो आप देखेंगे समवर्ती सूची का विषय है। यह आपको याद रखना होगा। अगर आपको सही से याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में 1 नंबर आप गलत कर देंगे। इस तरह से आप इसको पढ़िए, मस्त रहिए, क्योंकि अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सही से तब तक आपको सही से याद नहीं होगा और दिक्कतें होंगी। इस कारण से आप इसको ध्यान में रखते हुए मन लगा के पढ़िए। परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर, उसमें केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या है, सारे बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।